सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो उनका हेल्थ भी ठीक है और वो अच्छे हमेशा अपनी वोकैबुलरी को ठीक रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, वो हमेशा तो आरएसएस और बीजेपी को इतना डिफेंड करते थे, शायद ही वो खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं करते थे। इतना उनका यानी निष्ठा, लॉयल्टी उनके साथ थी। तो ऐसे वक्त में उन्होंने जो राजीनामा दिया है, इसके पीछे क्या है, कौन है और इसका कारण क्या है, देश को बताना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी जगदीप धनखड़ के सपोर्ट में सामने आए हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री और कुछ मंत्रियों ने जगदीप धनखड़ को धमकाया था और धनखड़ से कहा था कि वो तुरंत इस्तीफा दे दें, वरना जस्टिस यशवंत वर्मा से पहले उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आएगा। इसीलिए धनखड़ को प्रेशर में इस्तीफा देना पड़ा। Jagdeep Dhankar ji was forced to resign by the Honorable Prime Minister and other cabinet ministers. And he was given a threat to the extent that if he did not resign within 9 p.m. on that date, impeachment motion will be brought against him. Therefore, this is a completely a pressure tactics had been given by the Honorable Prime Minister and the other cabinet minister. Earlier, you have seen one election commissioner resigned just before the election. In a constitutional body, Modi ji forces to others to resign. Otherwise, impeachment motion will be brought. Because they are having some majority, that is the reason they are saying it. और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ विजय लक्ष्मी जुड़ गए हैं सीधे दिल्ली से। विजय लक्ष्मी, आप जहां पर मौजूद है संसद में, तो काफी चर्चा चल रही है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसको लेकर क्या नाम सामने आ रहे हैं? दूसरी चीज हो गई कि आखिरकार किस तरह से पूरा प्रोसेस शुरू हो चुका है, और तीसरी चीज जो हम बयान अभी सुना रहे थे, जो विपक्ष धनखड़ के खिलाफ ही मोशन लाने के लिए तैयार था, महाभियोग लाने के लिए तैयार था, वो अब उनके समर्थन में उतर आया है। बिल्कुल अमित, अब जहां तक प्रक्रिया की शुरुआत है, तो कल ही नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हालांकि टाइमलाइन को लेकर के बहुत कुछ नहीं कहता है कि कितने समय में इलेक्शन जो है वो करवा दिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे या किसी और हालात में अगर नहीं है, वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई और कारण होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक विद इन 60 डेज जो है वो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हो जाना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट अगर जो निवर्तमान वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो नए उपराष्ट्रपति हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट का प्रक्रिया जो है वो विद इन 60 डेज हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से कल नोटिफिकेशन हो गया है, तो अब मान के चलिए कि अब प्रक्रिया एक तरीके से पूरी हो जाएगी। जहां तक कौन होगा कैंडिडेट, तो अब सूत्र इस तरफ इशारा करे कि शायद, हालांकि रामनाथ ठाकुर से मुलाकात जरूर की है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, लेकिन अब इस तरह की भी खबरें आ रही है कि शायद जो अगला उपराष्ट्रपति हो वो भारतीय जनता पार्टी का हो। लेकिन ये मुलाकात भी हुई, इसके क्या मायने हैं ये देखना होगा। लेकिन इस तरह की भी खबरें जरूर आ रही है कि बीजेपी से ही किसी को अगला उपराष्ट्रपति पद बनाएगा और मुझे उपराष्ट्रपति पद दिया जाएगा। अब देखना होगा आगे आने वाले दिनों में को लेकर के तस्वीर और साफ हो जाएगी, क्योंकि रामनाथ ठाकुर से जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि इसी साल विधानसभा का चुनाव है। कर्पूरी ठाकुर जो उनके पिता थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनको भारत रत्न भी दिया। तो क्या बिहार चुनावों की राजनीतिक उसको देखते हुए क्या उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा, या फिर बीजेपी, जिस तरह से सोर्स कुछ हमारे इंडिकेट करें कि बीजेपी से ही कोई अगले उपराष्ट्रपति होंगे, तो देखना होगा क्या देखिए, इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब चुना गया था, तो उसके बाद जो चुनाव हुए थे उड़ीसा में, उसका बहुत फायदा मिला था बीजेपी को, भाजपा को 2024 के चुनाव में और विधानसभा में भी मिला था। अब देखते हैं क्या बीजेपी इसी तरह से आगे बढ़ते हुए किसी को बिहार से उपराष्ट्रपति बना सकती है। वैसे जो आपके उपसभापति हैं वो भी बिहार से, अब एक ही राज्य से क्या 2 उपराष्ट्रपति और साथ ही उपसभापति बन सकते हैं राज्यसभा में, इस पर भी एक सवाल है।